एक 8 लेन हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान जब जमीन खोदी जा रही थी तब मिट्टी के नीचे से एक कंकाल निकलता है, लेकिन उस कंकाल के हाथ नहीं थे। बाद में जब और खुदाई की गई तो हाथ भी मिल गया, लेकिन असली परेशानी तब शुरू हुई जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि कंकाल किसी और लड़की का है और कटा हुआ हाथ किसी दूसरी लड़की का। अब सवाल ये था कि इस सुनसान जगह पर जहाँ दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं आता था, वहाँ दो लड़कियों की लाशें कहाँ से आई? उन्हें किस बेदर्दी का शिकार होना पड़ा था? क्या है सारा मांजरा? चलिए जानते हैं आज की कहानी में। शुरुआत में दिखता है कि चेन्नई से मदुराई रोड पर 8 लेन हाईवे बनने को लेकर काफी दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच बहस चल रही थी। स्टेट गवर्नमेंट इसका विरोध कर रही थी क्योंकि इस हाईवे से खेती की जमीन को नुकसान पहुंच रहा था। तो वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना था कि अगर रास्ता ही नहीं होगा तो बिजनेस और आवाजाही कैसे होगी। आखिरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को हाईवे बनाने की इजाजत मिल जाती है। सेंट्रल मिनिस्टर मान सिंह खुद हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आते हैं। मंत्री के आने पर मीडिया से लेकर आम जनता तक भारी भीड़ जमा थी। धार्मिक रीति रिवाज पूरी होने के बाद बुलडोजर से मिट्टी की खुदाई शुरू होती है, लेकिन पहली खुदाई में मिट्टी के साथ एक पुराना कंकाल बाहर आ जाता है। पल भर में ही सभी की खुशी डर और हैरानी में बदल जाती है। इसी के साथ न्यूज की हेडलाइन भी बदल जाती है। पूरा देश जब इस खबर को देखकर हैरान था, तब ऐसे मूसा राजा कोर्ट में पेशी के लिए गया हुआ था। मूसा ने दाढ़ी रखने के अधिकार को लेकर कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की थी, जिसकी सुनवाई चल रही थी। जब कोर्ट में मूसा का केस आता है तो उसे आवाज दी जाती है, लेकिन कई बार बुलाने पर भी मूसा वहां नहीं मिलता। उधर जज के लंच का समय हो रहा था, इसीलिए वो सब्र खो रहा था। डिफेंस लॉयर जब मूसा को बाहर खोजने जाता है तो देखता है कि दोपहर के नमाज का वक्त होने की वजह से मूसा कोर्ट कैंपस के ही एक कोने में नमाज पढ़ रहा था। जज ये सुनकर चिढ़ जाता है और हियरिंग की नई डेट देकर चला जाता है। मूसा वापस पुलिस स्टेशन आता है और अपनी ड्यूटी खत्म करके क्वार्टर लौट जाता है। मूसा की पनिशमेंट पोस्टिंग एक दूर दराज के पदमबतूर पुलिस स्टेशन में हुई है। यहाँ सुविधाएं बहुत कम है और फंडिंग भी ठीक से नहीं मिलती। कई बार तो ऑफिशियल कामों के लिए भी मूसा को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसके बावजूद वो 1 रुपया भी रिश्वत नहीं लेता। रात में वो क्वार्टर में कांस्टेबल के साथ खाना बना रहा होता है। यहाँ सब लोग काफी फ्रेंडली हैं, खासकर कांस्टेबल मोहन कुमार। वो तो मूसा के हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थकता। वो तारीफ करते हुए कहता है कि सर की वाइफ बहुत लकी है। मूसा अफसोस जताते हुए कहता है कि उनकी शादी के 8 साल हो चुके हैं और ऊपर वाले की कृपा से पहली बार उनकी पत्नी प्रेग्नेंट हुई है। अभी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस हालत में पत्नी उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन उसे अपनी पत्नी को रखने के लिए किराए का मकान तक नहीं मिल रहा। एक तो पुलिस वालों को कोई घर किराए पर देना नहीं चाहता, ऊपर से वो मुसलमान है, इसलिए चाहकर भी वो अपनी पत्नी को अपने पास ला नहीं पा रहा। इसके बाद वो लोग हाईवे प्रोजेक्ट वाली जगह पर मिले कंकाल के बारे में बात करने लगते हैं। लाश ऐसी जगह मिली है जहाँ से गोवा से कन्याकुमारी के लिए हजारों ट्रक्स गुजरते हैं। वो जगह एकदम सुनसान है और आसपास कोई आबादी नहीं है, इसलिए आते जाते वक्त किसने लाश वहाँ फेंकी ये पता लगाना लगभग नामुमकिन है। मूसा का मानना है कि ये केस कभी सॉल्व हो नहीं पाएगा। उसके मुताबिक ऐसे केस को सुलझाना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इससे तो अच्छा है कि वो पनिशमेंट पोस्टिंग लेकर ब्राह्मण बाड़िया चला जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन एसपी रातिका पुलिस स्टेशन आती है और मूसा को इस केस की छानबीन की जिम्मेदारी लेने को बोलती है। मूसा अपनी किस्मत पर ही मन ही मन हंस पड़ता है। वो एसपी से कहता है कि वैसे ही वो यहाँ पनिशमेंट पोस्टिंग पर है और अगर किसी वजह से वो यहाँ उलझा हुआ केस सॉल्व नहीं कर पाया या कोई गलती हो गई तो उसकी नौकरी पर बात आ जाएगी। एसपी उसे भरोसा देती है कि मूसा के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ही उसे ये केस दिया जा रहा है, इसलिए अगर कोई समस्या आती भी है तो एसपी उसे संभाल लेगी। तब जाकर मूसा तैयार होता है। केस की छानबीन में मदद के लिए वो कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन से एसआई रामर को भी बुला लेता है। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। रामर को केस के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो सिर्फ 2 दिनों के कपड़े लेकर आया था। हाईवे वाले केस की बात सुनते ही उसका मुंह बन जाता है। उसके मुताबिक किसी बेवकूफ के अलावा कोई इस केस की जिम्मेदारी नहीं लेगा। रामर कहता है कि वो ये झमेला नहीं संभाल पाएगा और वो 2 दिन घूम फिर कर वापस चला जाएगा। मूसा तंज कसते हुए कहता है कि वेलुनी के केस को लेकर तू और विवेक 2 साल तक चक्कर काटते रहे और अब 2 दिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात करते करते वो स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। स्केलेटन मिलने के बाद से उस जगह को सील करके रखा गया था, जिसकी वजह से हाईवे का काम बंद है। स्पॉट का मुआयना करने के बाद वो हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जाते हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि स्केलेटन का एक हाथ गायब है। इसके अलावा डॉक्टर कोई खास जानकारी नहीं दे पाता। स्केलेटन की हालत इतनी खराब थी कि वो मेल है या फीमेल ये भी समझ नहीं आ रहा। फिर भी जब रामर ज्यादा सवाल पूछता है तो डॉक्टर चिढ़ जाते हैं। मूसा ध्यान देता है कि स्केलेटन पर कुछ लगा हुआ है। जब वो डॉक्टर के असिस्टेंट से इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि ये इंसानी मल है। कांस्टेबल मोहन बोल पड़ता है क्या स्केलेटन भी बाथरूम करता है, लेकिन ये छोटी सी बात मूसा को सोचने पर मजबूर कर देती है। जमीन के कई फीट नीचे इंसानी मल कैसे आया ये एक जरूरी पॉइंट था, इसलिए वो म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाते हैं। वहाँ मैप चेक करने पर पता चलता है कि उस जगह से कोई ड्रेनेज पाइप नहीं गुजरी है, इसलिए पाइप से मल निकलकर स्केलेटन पर लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाईवे के लिए तय की गई जमीन पहले खेती की जमीन थी, इसलिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर वो जमीन के रिकॉर्ड्स निकालते हैं। इससे पता चलता है कि उस जमीन पर पहले
पहले फलों का बगीचा था और वहाँ एक मोटर रूम था। इसके अलावा पास ही में 22 फीट गहरा एक कुआं था जिसे बाद में सेप्टिक टैंक में बदल दिया गया था। जिस जगह से स्केलेटन खोद कर निकाला गया था ठीक वहीं पर वो सेप्टिक टैंक था। मूसा को लगता है कि अगर और खुदाई की जाए तो स्केलेटन का बाकी हिस्सा भी मिल जाएगा। अब वो एसपी को फोन करके इजाजत मांगता है और एसपी परमिशन दे देती है। रात भर खुदाई करने के बाद आखिरकार गायब हुआ हाथ मिल जाता है, लेकिन हाथ के कंकाल में लड़कों वाला एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। ब्रेसलेट की फोटो लेकर वो एक ज्वेलरी शॉप जाते हैं। ज्वेलरी एक्सपर्ट बताता है कि हो सकता है कि किसी लोकल सोनार से इसे बनवा लिया गया हो। वैसे भी ये डिजाइन अब चलता नहीं, ये हाथ से बना हुआ है, जबकि आजकल सब मशीन से बनता है। वो आदमी उन्हें एक जगह का पता देकर वहाँ पता करने को बोलता है। वो वहाँ जाकर सोनारों से पूछते हैं। आखिरकार एक बूढ़ा सोनार ब्रेसलेट पर लिखे SSJ को देखकर पहचान जाता है कि ये उसी का बनाया हुआ है। उसने ये SSJ सिल्वर ज्वेलरी के लिए बनाया था। अब वो SSJ ज्वेलरी शॉप जाते हैं, लेकिन दुकान 1.5 साल से बंद थी। वो दुकान के मालिक का एड्रेस निकालकर उसके पास पहुंचते हैं। दुकान का मालिक बताता है कि 1.5 साल पहले उसके दुकान में चोरी हुई थी, जिसके बाद से बिजनेस ठप हो गया। जब मूसा उसे ब्रेसलेट की फोटो दिखाता है तो वो उसे पहचान लेता है। वो बताता है कि ये ब्रेसलेट बिका नहीं था, बल्कि अवन्यापुरम के सांडों की लड़ाई में स्पॉन्सर गिफ्ट के तौर पर दिया गया था। मूसा और उसकी टीम वापस आकर उस खेल का वीडियो निकालकर देखती है। खेल जीतने वाले करण, वलालामू, मणि समेत कुछ लोगों को ये ब्रेसलेट दिया गया था। मूसा अंदाजा लगाता है कि लाश शायद इन्हीं में से किसी एक ही होगी। रात में मूसा और रामर एसपी राधिका के घर जाते हैं। मूसा बताता है कि उस खेल में कुल 14 प्लेयर्स को ब्रेसलेट मिला था और उनके पास उन सभी प्लेयर्स की डिटेल्स हैं। उनसे पूछताछ करने और DNA सैंपल कलेक्ट करने के लिए ऑफिशियल परमिशन लेटर पर एसपी के साइन चाहिए। इसी बीच अंदर से राधिका के पति की आवाज आती है। कुछ सेकंड्स की देर होते ही वो लगातार चिल्लाने लगता है, इसलिए राधिका अंदर जाकर अपने पति के साथ बहस करने लगती है। इसके बाद राधिका बाहर आकर कागजों पर साइन कर देती है। इतने में फिर से उसके पति की कड़क आवाज में पुकार आती है। बाहर निकलते ही रामर मूसा से कहता है, इतनी बड़ी ऑफिसर है फिर भी फैमिली की हालत देखी। मूसा उसे ऐसी फालतू बातें करने से मना करता है। अगले दिन मूसा रामर और मोहन को प्लेयर्स के DNA सैंपल कलेक्ट करने भेज देता है। वो सबसे पहले एक प्लेयर के घर जाते हैं और देखते हैं कि वो जिंदा है, इसलिए रामर उसका सैंपल नहीं लेता। बाद में मोहन पूछता है कि उसने उस लड़के का सैंपल क्यों नहीं लिया। रामर समझाता है कि सैंपल इसीलिए चाहिए ताकि पता चल सके कि कंकाल किसका है। जब वो लड़का जिंदा है तो कंकाल उसका होगा ही नहीं ना, इसलिए सैंपल नहीं लिया। अब मोहन वेलुनी के केस का जिक्र करते हुए कहता है कि उसने अखबार में पढ़ा था कि वेलुनी प्रोस्टिट्यूशन में मारी गई थी। वो जानना चाहता है कि ये बात सच है या झूठ। रामर उसे डांटते हुए कहता है, क्या ये मुझसे पूछने जैसा सवाल है। डांट खाकर वो चुप हो जाता है। इसके बाद वो दूसरे प्लेयर की तलाश में निकलते हैं। वो एक प्लेयर गुना शेखरन के घर पहुंचते हैं, जहां उसके बूढ़े माता पिता मिलते हैं। गुना शेखरन के बारे में पूछने पर बूढ़ा बाप कहता है वो तो मर चुका है। ये सुनकर रामर को थोड़ी राहत मिलती है कि शायद कंकाल इसी का हो। वो पूछता है कि कब और कैसे मरा। बूढ़ा उठकर गुस्से में कहता है, जिस दिन वो लड़की को लेकर भागा था उसी दिन वो हमारे लिए मर चुका है। ये सुनकर रामर चिढ़ जाता है। वो पूछता है, लड़की लेकर भागा है फिर भी जिंदा तो है ना। बूढ़ा भड़क जाता और कहता है, वो हमारा बेटा है, हम उसे बुरा भला कहें या जो मर्जी बोलें, तुम कौन होते हो मेरे बेटे के बारे में बातें बोलने वाले। अब यहाँ से निकलो वरना मार डालूंगा। रामर और क्या बोलता, वहाँ से वो निकल जाता है। दिन भर अलग अलग घरों के चक्कर काटने के बाद वो वापस आकर मूसा को अपडेट देते हैं। उन्होंने 14 में से 12 लोगों से मुलाकात कर ली थी, बाकी 2 में से एक चेन्नई में है और दूसरे का घर बहुत दूर है। मूसा उनसे अलग दिन बाकी 2 की जानकारी लाने को बोलता है, लेकिन अगले दिन उन्हें निकलने से पहले ही मूसा के पास एसपी का फोन आता है। एसपी बताती है कि वो अब तक जो सोच रहे थे वो सब गलत है। स्केलेटन की DNA रिपोर्ट आ गई है। कंकाल किसी आदमी का नहीं बल्कि एक लड़की का है। और भी चौंकाने वाली बात यह है कि बाद में जो कटा हुआ हाथ मिला था उसका DNA अलग है, यानी कि वो हाथ किसी दूसरी लड़की का है। इसका मतलब स्पॉट में 2 अलग अलग लड़कियों के कंकाल मिले हैं। DNA रिपोर्ट ने पूरे केस को घुमा दिया और मामला और उलझ गया। अब तक सवाल था कि ब्रेसलेट किसका है, लेकिन अब कई नए सवाल खड़े हो गए हैं। जबकि केस ने नया मोड़ ले लिया, इसलिए रामर और मोहन बाकी 2 प्लेयर्स को खोजने के बजाय पुलिस स्टेशन में बैठकर गपशप मार रहे थे। मूसा ये देखकर गुस्सा हो जाता और कहता है, इस केस में कोई लापरवाही नहीं चलेगी, जांच पूरी करनी होगी। इसके बाद मूसा अकेले ही प्लेयर मणि के घर पूछताछ करने जाता है। वहां पहुंचकर दिखता है कि घर पर कोई नहीं है, बस एक पड़ोस की बूढ़ी औरत आंगन में बैठी है। वो बताती है कि मणि अभी जेल में है। मणि की मां मानसिक रूप से बीमार है, इसीलिए उसका भाई उसे अपने साथ ले गया है और अब यही बूढ़ी औरत घर की देखभाल करती है। मूसा मणि की जानकारी लेने लोकल पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ का इंस्पेक्टर सेल्वम थोड़ा चालाक और बेपरवाह किस्म का इंसान था। उसे पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करना पसंद नहीं है, इसलिए वो चाय की दुकान पर ही बैठा रहता था। 6 महीने बाद वो रिटायर होने वाला है, इसलिए किसी की बात नहीं सुनता। मूसा चाय की दुकान पर इंस्पेक्टर सेल्वम से मिलता है। जब मूसा मणि के बारे में पूछता है तो इंस्पेक्टर बताता है कि मणि मर्डर के इल्जाम में जेल में है। उस पर अपनी ही बहन और गर्लफ्रेंड का खून करने का आरोप है। हालांकि पुलिस को उनकी लाशें नहीं मिली, इसलिए केस अभी क्लोज्ड नहीं हुआ। मूसा पूछता है कि मर्डर की घटना कितने समय पहले की है। इंस्पेक्टर बताता है लगभग 2.5 साल पहले। ये सुनते ही मूसा
मूसा के माथे पर फिर से चिंता की लकीरें आ जाती हैं, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक भी हाईवे पर मिली लाशों की मौत लगभग 2.5 साल पहले हुई थी और वो दोनों भी लड़कियां ही थी। मूसा तुरंत एसपी को फोन करके ये सारी बात बताता है। एसपी भी सोचती है कि जबकि कत्ल की टाइमिंग और जेंडर मतलब दोनों लड़कियां हैं आपस में मेल खा रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दोनों कंकाल मणि की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड की ही हो। लेकिन फिर भी एक सवाल बना रहता है, जहाँ कंकाल मिले हैं वो जगह मणि के इलाके से बहुत दूर है, तो लाशें छिपाने के लिए कोई इतनी दूर क्यों जाएगा? मूसा और इंस्पेक्टर सेल्वम में से किसी की समझ नहीं आ रही थी। इसीलिए मूसा मणि की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने तक इंतजार करने की सलाह देता है। उधर मणि को सेंट्रल जेल में रखा गया है। उसका केस सबूतों की कमी की वजह से अटका हुआ है। हालांकि मणि के बारे में जितना सुनने को मिला वो इतना बुरा लड़का है नहीं। गांव के दोस्तों के बीच उसका अच्छा उठना बैठना है और वो सांडों की लड़ाई में सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है। इसी सांडों की लड़ाई को देखकर नीलावती को मणि से प्यार हो जाता है। वीडियो देखकर वो मणि का फोन नंबर भी जुगाड़ लेती है। नीलावती अक्सर पहचान छिपाकर मणि को फोन किया करती थी। एक दिन मणि जब चारा खरीदने गया तो उसे 10 दिन का एक गाय का बछड़ा दिखा जिसकी मां मर चुकी थी। मकान मालिक को भी शक था कि बछड़ा बचेगा या नहीं। मणि को बछड़े पर इतनी दया आती है कि वो उसे घर ले आता है और उसकी देखभाल शुरू कर देता है। इसी बीच नीलावती उसे फोन करती है और दोनों मिलने का फैसला करते हैं। अगले दिन तय जगह पर मणि बनकर संवर कर पहुंच जाता है। नीलावती अपनी सहेलियों के साथ आई थी। वो सामने आने में शर्मा रही थी, इसलिए मणि को साइड में ले जाती है। हालांकि उस दिन दोनों ज्यादा बात नहीं कर पाते और शर्म के मारे जल्दी बात खत्म कर देते हैं। अगले दिन बछड़ा बीमार हो जाता है जिससे मणि परेशान हो जाता है। तब नीलावती उसे घरेलू नुस्खा बताती है। इसे इस्तेमाल करने के बाद बछड़ा सच में ठीक हो जाता है। बस बछड़े के ठीक होने की इस खुशी में मणि को नीलावती से सच्चा प्यार हो जाता है। अब ऐसा सीधा साधा लड़का मर्डर कर सकता है, ये बात गले उतरना मुश्किल थी। खैर मणि जेल में सोया हुआ था। पुलिस वाले आकर उसे गाली देकर उठाते हैं और उसका डीएनए सैंपल ले लेते हैं। मूसा एसपी ऑफिस में बैठा था। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर का असिस्टेंट एसपी राधिका को फोन करके बताता है कि जो 2 कंकाल मिले हैं उनमें से एक का डीएनए मणि से मैच हो रहा है। डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक वो लड़की मणि की बहन है। ये सुनते ही एसपी मान लेती है कि अगर एक मणि की बहन है तो दूसरी जाहिर तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड नीलावती ही होगी। हालांकि उन्हें अभी तक फाइनल रिपोर्ट नहीं मिली थी, क्योंकि मेन डॉक्टर बीमार होकर आईसीयू में भर्ती था। वो ठीक होकर लैब लौटेगा और क्रॉस चेक करेगा, तभी फाइनल रिपोर्ट पर साइन होंगे। लेकिन एसपी से सब्र नहीं हो रहा था। वो असिस्टेंट से पूछती है क्या रिपोर्ट 100% सही है। रिपोर्ट पूरी तरह सही सुनते ही एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मणि को गुनहगार घोषित करने का फैसला ले लेती है। मूसा डॉक्टर की फाइनल रिपोर्ट आने तक रुकने को बोलता है, लेकिन इस केस से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जुड़ी हुई थी, इसलिए मामला जल्द से जल्द बंद करना जरूरी था। एसपी अपने फैसले पर अड़ी रहती है और मूसा को छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी के पास जाने को बोलती है। पत्नी के पास जाने से पहले मूसा एक अच्छा घर किराए पर तय कर लेता है और लौटते वक्त अपनी पत्नी को भी साथ ले आता है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद वो लॉयर को लेकर जज के पास जाता है। वो जज को समझाता है कि मुसलमानों के लिए दाढ़ी रखना क्यों जरूरी है। जज उसकी बात से सहमत होकर मूसा को कानूनी तौर पर दाढ़ी रखने की इजाजत दे देते हैं। उसी दिन मणि के मर्डर केस का भी फैसला आता है। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक मणि का अपनी गर्लफ्रेंड नीलावती और बहन वेबना के कत्ल का सीधा लिंक था, इसलिए कोर्ट सबूतों के आधार पर मणि को उम्र कैद की सजा सुना देती है। लेकिन मूसा को अंदर से लग रहा था कि फैसला सुनाने में बहुत जल्दबाजी की गई है। कोर्ट कैंपस में मणि और उसकी मां का रोना बिलखना देखकर मूसा को और भी बुरा लगता है। कोर्ट में सजा सुनाते वक्त मणि ने जरा सा भी विरोध नहीं किया था, लेकिन अगले ही दिन उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। ये खबर मिलते ही मूसा का शक और गहरा हो जाता है कि उनसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। किस्मत से मणि मरता नहीं, उसे सही समय पर बचाकर इमरजेंसी में ले जाया जाता है। मूसा अपने गिल्ट को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए वो मणि के केस के एक विटनेस को बुलाता है। गवाह के मुताबिक उसने मणि को हाईवे वाली जगह पर देखा था। मूसा जब उसे कड़ाई से पूछताछ करता है तो वो आदमी मान लेता है कि उसे पक्का यकीन नहीं है कि उसने मणि को ही देखा था। उसने बताया कि जवान लड़के वहां आकर उसे 10-20 रुपए देकर बैठते थे और शराब पीते थे। उनमें मणि था या नहीं उसे नहीं पता। उसने यही बयान इंस्पेक्टर सेल्वम को भी दिया था। तब इंस्पेक्टर ने उसे डरा धमका कर मणि के खिलाफ गवाही देने के लिए कहा। गवाही की बात सुनकर मूसा समझ जाता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस केस की शुरुआत में ही बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। मूसा दोबारा इंस्पेक्टर सेल्वम के पास जाता है और इस बारे में सवाल पूछता है। इंस्पेक्टर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसका मानना था कि मणि ही गुनहगार है, इसलिए अगर 1-2 झूठी गवाहियां दिलवा भी दी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इंस्पेक्टर की बातों से साफ हो जाता है कि मणि ने कत्ल किया है, इसका कोई मजबूत सबूत है ही नहीं। फिर इंस्पेक्टर उसे मणि के जेल जाने की पूरी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मणि और नीलावती के बीच प्यार था। मणि नीलावती को अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथ भगा ले गया था। बाद में नीलावती के पिता और भाई मामला सुलझाने गए। नीलावती भी घर लौटना चाहती थी, लेकिन मणि ने उसे रोक दिया था और कहा कि वो 2 दिन बाद अपनी बहन के साथ नीलावती को घर भेज देगा। 2 दिन बाद नीलावती के पिता और भाई इंस्पेक्टर सेल्वम के पास आते हैं और बताते हैं कि नीलावती गायब है। जब वो मणि के पास गए तो मणि ने साफ मुकरते हुए कहा उसने तो नीलावती को घर भेज दिया था। नीलावती की घर ना पहुंचने की खबर सुनकर मणि खुद उसे खोजने निकल पड़ा। तब तक पुलिस को पता चला कि निकलने से पहले नीलावती और मणि के बीच
बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि मणि नीलावती को ढूंढने के बहाने उसकी लाश ठिकाने लगाने गया था और मणि ही गुनहगार है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि उसने कोर्ट में एक बार भी खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश नहीं की। इंस्पेक्टर से बात करके मूसा समझ जाता है कि वो अपनी ही दुनिया में मस्त है और उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इस केस में कई कमियां हैं, ये साफ हो चुका था। खैर, मूसा अब रामर को लेकर हॉस्पिटल जाता है। वहाँ मणि की भी माँ आई हुई थी। मणि की माँ से पूछताछ करने पर पता चलता है कि मणि कत्ल करने जैसा लड़का नहीं है, उसे फंसाया गया है। मूसा पूछता है कि उस दिन नीलावती को छोड़ने कौन गया था। मणि की माँ बताती है कि उसकी बेटी वेनबा और नीलावती दोनों एक साथ निकली थी। हालांकि मणि ने कहा था कि वो उन्हें छोड़कर आएगा, लेकिन मणि के लौटने से पहले ही वो निकल गई। उस वक्त मणि घर पे नहीं था, शायद किसी दोस्त के पास गया था, लेकिन किस दोस्त के पास ये तो नहीं पता। मूसा उसकी माँ से मणि के दो सबसे करीबी दोस्त प्रभा और सुंदर हसन के नाम पता कर लेता है। इसके बाद जब दोनों को बुलावा भेजा जाता है तो प्रभा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। प्रभा वैसे ही बहुत घबराया हुआ था, तो मूसा उसे थोड़ा और डरा देता है। प्रभा पहले मणि का सबसे पक्का दोस्त था, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया था, इसीलिए मूसा और रामर उसे वजह जानना चाहते हैं। प्रभा बताता है एक बार जब मणि नीलावती से ब्रेकअप करना चाहता था तो नीलावती ने अपना हाथ काटा हुआ फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल किया था। ठीक वैसा ही फोटो प्रभा की गर्लफ्रेंड ने भी प्रभा को भेजा था, इसलिए मणि को शक हुआ कि कहीं एक ही लड़की दोनों को बेवकूफ तो नहीं बना रही। इसलिए वो दोनों और उनका तीसरा दोस्त सुंदर हसन नीलावती का सामना करने पहुंचे। गांव में मेला चल रहा था जहां नीलावती उनसे मिली। प्रभा ने नीलावती को देखकर राहत की सांस ली कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इससे मणि भी बेफिक्र हो गया। बाद में मणि और नीलावती का रिश्ता और मजबूत हो गया। उधर प्रभा और उसकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता भी काफी आगे बढ़ रहा था। चारों साथ में खूब घूमते फिरते थे और उनकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी। इसी बीच प्रभा के एक दूसरे दोस्त ने मणि को फोन करके बताया कि प्रभा जिस लड़की के चक्कर में पड़ा है उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसलिए मणि प्रभा को समझाकर उस लड़की से दूर रखे। जब मणि ने यह बात प्रभा को बताई तो प्रभा ने इस बात को अच्छे से नहीं लिया। अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा भला सुनकर प्रभा भड़क गया और दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात हाथापाई तक पहुंच गई और उनकी दोस्ती भी वहीं खत्म हो गई। सब सुनने के बाद मूसा पूछता है तुम्हें क्या लगता है, क्या मणि मर्डर कर सकता है? प्रभा पक्के तौर पर कुछ कह नहीं पाता। जब मूसा उनके दूसरे दोस्त सुंदर हसन के बारे में पूछता है तो प्रभा बताता है कि वो चेन्नई में है। 1 साल पहले उसकी माँ ने बताया था कि सुंदर हसन की चेन्नई में नौकरी लग गई है, लेकिन वहां जाने के बाद से उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मूसा सुंदर हसन से कांटेक्ट करके उसे भी मिलने के लिए बोलता है। अगले दिन मूसा जेल में मणि से मिलने जाता है। वो मणि से कहता है कि अगर तुम बेगुनाह हो तो तुमने कोर्ट में ये बात कही क्यों नहीं? मणि इस बार भी बिना कुछ बोले जाने लगता, लेकिन मूसा उसे पीछे से आवाज देता है। तभी मणि कहता है कि कोर्ट में अपनी सफाई देकर क्या फायदा होता? क्या मेरी बहन और नीलावती मौत के मुंह से वापस लौट आती? मूसा के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था, लेकिन मणि से बात करके उसका दिल कह रहा था कि वो बेगुनाह है। मूसा ने सोचा था कि वो अगले दिन एसपी से इस बारे में बात करेगा, लेकिन अगली सुबह एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। फॉरेंसिक की फाइनल रिपोर्ट आ जाती है और पता चलता है कि कंकाल के साथ तीसरे किसी इंसान का डीएनए भी मिला हुआ है। इस रिपोर्ट ने पूरे केस को एक बार फिर घुमा दिया था। तीसरा डीएनए मिलने का मतलब था कि अब ये दावे से नहीं कहा जा सकता कि मणि ही कातिल है। हो सकता है कि उस तीसरे डीएनए वाले शख्स ने ही दोनों का मर्डर किया हो, लेकिन एसपी तो राजनीतिक और ऊपर से ऑफिसर्स के दबाव में आकर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके असिस्टेंट की जल्दबाजी वाली रिपोर्ट के आधार पर फैसला सुना चुकी थी। अब एसपी अपनी ही इस बहुत बड़ी गलती पर अपना सिर पकड़कर रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर मूसा कह देता है कि उनकी एक गलती की वजह से एक बेगुनाह इंसान सजा काट रहा है, इसलिए केस को रीओपन करना चाहिए। एसपी कहती है शायद ये मुमकिन नहीं होगा, वो खुद भी चाहे तो ऊपर से ऑफिसर्स के दबाव के चलते ऐसा नहीं कर पाएगी। मूसा कहता है कि केस रीओपन होने पर आपके खिलाफ जांच बैठ सकती है और ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, इसलिए इस केस में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए उन सब की जिम्मेदारी मैं अकेले अपने सिर लूंगा, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर एसपी चिढ़कर कहती है तुम अकेले ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर नहीं हो, यहाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि तुम्हारे मना करने के बावजूद मैंने प्रेस रिलीज निकाली थी। अब जो भी हुआ सो हुआ, तुम केस रीओपन करो, बाकी जो होगा मैं संभाल लूंगी। इसके बाद एसपी मूसा को अपने वकील पति से मिलाने घर ले जाती है। एसपी राधिका के पति का नाम सुकुमारन है। हालांकि राधिका और सुकुमारन के बीच ईगो को लेकर कुछ अनबन चल रही थी। दोनों ने लव मैरिज की थी और साथ में आईपीएस की परीक्षा भी दी थी, लेकिन राधिका पास हो गई और सुकुमारन नहीं हो पाया, जिससे उसके ईगो को ठेस पहुंची थी। खैर, जब राधिका मदद मांगने आती है तो सुकुमारन ताना मारते हुए कहता है एसपी होकर तुम मुझसे मदद मांगने आई हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता। राधिका उसकी बात को टालते हुए मूसा का परिचय करवाती है और दोनों को बात करने के लिए छोड़कर खुद आईजी ऑफिस चली जाती है। राधिका जैसे ही आईजी से केस रीओपन करने की बात कहती है, आईजी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और बिना कोई आगे बात किए राधिका को ऑफिस से बाहर निकाल देता है। उधर मूसा तब तक सुकुमारन को केस रीओपन करने की वजह समझा देता है। सुकुमारन सलाह देता है कि केस रीओपन ना किया जाए, क्योंकि जांच की जिम्मेदारी मूसा और राधिका पर ही थी, जिससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ सकता है। मूसा फिर भी कहता है कि वो दोनों कोई भी रिस्क लेने को तैयार हैं, जबकि वो फैसला कर चुके थे, इसलिए सुकुमारन और मना नहीं करता, लेकिन वो एक शर्त रखता है। उसे यकीन
दिलाना होगा कि मणि बेगुनाह है, वरना वो इस केस में कोई मदद नहीं करेगा। मूसा शर्त मानकर बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी रतिका लौट आती है। मूसा उसे अपनी बातचीत के बारे में बताता है और कहता है कि वो सुकुमारन को मणि से मिलवाने ले जाएगा ताकि उसे खुद एहसास हो जाए कि मणि बेगुनाह है। अब दिक्कत ये थी कि आईजी साहब केस रीओपन करने को राजी नहीं थे। तब मूसा एक आइडिया देता है, वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मीडिया में लीक कर देंगे। जब बात बाहर फैलेगी और सरकार और प्रशासन पर दबाव पड़ेगा तो आईजी मजबूरी में केस रीओपन करने की इजाजत दे देंगे। रतिका को यह आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो सतर्क करती है कि इसमें उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। मूसा इस काम की जिम्मेदारी रामर को सौंपता है। रामर बातूनी किस्म का इंसान था जो बातों ही बातों में लोगों से घुल मिल जाता था। वो एक इन्फ्लुएंसर से मिलता है और उसका बहुत बड़ा फैन होने का नाटक करके चाय पर चर्चा जमाता है, फिर चालाकी से डीएनए रिपोर्ट उसे दे देता है। दूसरी तरफ मूसा सुकुमारन को लेकर जेल में मणि से मिलने जाता है। मूसा मणि को समझाता है कि तुम यहाँ जेल में बंद हो, जबकि तुम्हारी बहन और गर्लफ्रेंड का कातिल बाहर खुलेआम घूम रहा है, इसलिए असली कातिल को सजा मिलनी चाहिए। मणि अब कबूल करता है कि उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन कत्ल किसने किया इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। मूसा पूछता है कि उसने कोर्ट में अपना मुंह क्यों नहीं खोला। मणि कहता है कि अपनी बहन और नीलावती की मौत की खबर सुनते ही वो अंदर से मर चुका था। उसे आज भी पछतावा है कि उसने उन दोनों को अकेले क्यों जाने दिया, उसे भी साथ जाना चाहिए था तो शायद वो जिंदा होती। मूसा उसे समझाता है कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे अपनी माँ के बारे में सोचना चाहिए। सुकुमारन भी मणि को समझाता है कि उसके बचने का अकेला रास्ता यही है कि केस रीओपन हो, इसलिए उसे सब कुछ सच सच बताना होगा। मणि सच बताना शुरू करता है। प्रभा से झगड़ा होने के बाद प्रभा ने मणि और नीलावती के रिश्ते की बात नीलावती की चचेरी बहन को बता दी थी। वहां से ये बात नीलावती के भाई तक पहुंच गई। नीलावती के भाई ने मणि के दोस्त बेंजामिन को फोन किया, जिसके साथ मणि बैठा हुआ था। नीलावती के भाई ने मणि को धमकी दी कि अगर वो उसकी बहन की जिंदगी से दूर नहीं हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। हालांकि मणि ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इस वजह से नीलावती को अपने भाई और माँ के हाथों मार खानी पड़ी। उसका मोबाइल छीन कर उसे कमरे में बंद कर दिया गया। रात में जब सब सो गए तो नीलावती किसी तरह मोबाइल का इंतजाम करके मणि को फोन करती है और पूरी बात बताती है। वो मणि के साथ भाग जाना चाहती थी, इसलिए हालात देखकर मणि भी राजी हो जाता है और उसी रात उसे घर से बाहर से उठाकर अपने घर ले आता है। अगले दिन नीलावती के पिता और भाई कुछ लोगों को लेकर मणि के घर पहुंचते हैं। भाई भड़का हुआ था, लेकिन पिता काफी शांत थे। वो अंदर आकर मणि से आराम से बात करते हैं कि अगर उनकी बेटी इस तरह भागकर शादी करेगी तो समाज में उनकी इज्जत चली जाएगी, इसलिए वो मणि से गुजारिश करते हैं कि वो नीलावती को घर भेज दे। वो खुद पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी मणि से करवाएंगे। मणि को उन पर यकीन नहीं हो रहा था, तो पिता ने कहा कि तुम नीलावती से बात करके फैसला लो। मणि ने अंदर जाकर नीलावती को बताया तो उसने कहा कि भाई मारपीट करता है, लेकिन पापा ने कभी कुछ नहीं कहा, उन पर भरोसा किया जा सकता है। मणि की माँ ने भी यही कहा, इसलिए मणि 2 दिन बाद नीलावती को भेजने पर राजी हो गया। साथ ही वो अपनी बहन वेनबा को भी साथ भेजना चाहता था ताकि वो देख सके कि पिता सच बोल रहे हैं या नहीं। मणि खुद उन्हें घर तक छोड़ने वाला था, लेकिन मणि के घर लौटने से पहले ही वो दोनों निकल गईं। मूसा पूछता है कि उस वक्त मणि कहाँ था। मणि बताता है कि वो नहर के किनारे अपने 2 दोस्तों टीपू और सुंदर हसन के साथ बातें कर रहा था। मणि की बातें सुनने के बाद सुकुमारन कहता है कि मणि के बोलने के तरीके से साफ लग रहा है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और बेगुनाह है, इसलिए सुकुमारन इस केस के रीट्रायल के लिए अपील करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो केस को एक बार और स्टडी करना चाहता है। उधर मीडिया में डीएनए रिपोर्ट लीक होने के बाद मिनिस्टर खुद आईजी को केस रीओपन करने की सिफारिश करता है। आखिरकार आईजी बेमन से एसपी रतिका को केस रीओपन करने की फाइल सौंप देता है, लेकिन आईजी धमकी भरे लहजे में कहता है कि उसने मीडिया में न्यूज लीक करने वाले की जांच के आदेश दिए हैं और असली गुनहगार का पता चलते ही उसकी खैर नहीं। एसपी बिना घबराए पूरे आत्मविश्वास के साथ आईजी के ऑफिस से बाहर आती है और मूसा को फाइल थमा देती है। वो कहती है कि तुम्हारी बात पर भरोसा करके मैंने आईजी से दुश्मनी ले ली, इसीलिए इस केस को अच्छे से संभालना। अब आधिकारिक तौर पर जांच शुरू होती है। कंकाल के साथ मिले तीसरे डीएनए का पता लगाने की कोशिश की जाती है। इसके लिए मूसा और उसकी टीम मणि के दोस्तों की सस्पेक्ट लिस्ट बनाकर उनके डीएनए सैंपल लेना शुरू करती है, लेकिन मणि के दोस्त सुंदर हसन का अभी तक कोई आता पता नहीं था। इसलिए प्रभा से पता लेकर मूसा और मोहन सुंदर हसन के घर जाते हैं। सुंदर हसन की माँ बताती है कि वो चेन्नई में है। वो उससे कहकर सुंदर हसन को बुलाने और पुलिस स्टेशन में डीएनए सैंपल देने को बोलते हैं। मोहन उसकी माँ का फोन नंबर रख लेता है, लेकिन अगले दिन ना तो सुंदर हसन आता है और ना ही उसकी माँ। फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। मूसा खुद उनके घर जाता है तो देखता है कि ताला लटका हुआ है। एक पड़ोसी से पता चलता है कि वो घर छोड़कर चले गए। मूसा को शक होता है तो वो बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जहाँ सुंदर हसन और उसकी माँ दोनों दिख जाते हैं। लंबा पीछा करने के बाद आखिरकार उन्हें पकड़ लिया जाता है। पुलिस स्टेशन लाने पर सुंदर हसन की माँ रो रो कर कहती है कि जो किया उसने किया है, उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। जब रामर सुंदर हसन पर मर्डर का इल्जाम लगाता है तो औरत बताती है कि मर्डर से उसके बेटे का कोई लेना देना नहीं है। असल बात ये थी कि सुंदर हसन मणि की बहन वेनबा को पसंद करता था। वेनबा के गायब होने के बाद से ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। चेन्नई में काफी इलाज के बाद वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। औरत को डर था कि अगर पुराने हादसों
नर्सों को दोबारा कुरेदा गया तो उसका बेटा फिर से बीमार हो जाएगा। इसी डर से वो उसे लेकर भाग रही थी। सब सुनने के बाद मूसा कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करता, बस सुंदर हसन का डीएनए सैंपल ले लेता है। अब हालात ऐसे थे कि किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि सभी सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आती है। शक के आधार पर वो नीलावती के भाई नीला गंधन का डीएनए टेस्ट भी करवाते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट भी नेगेटिव ही आती है। सुकुमारन मूसा से कहता है कि वो असली कातिल को पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, कम से कम उसे ऐसे सबूत तो जुटाने ही होंगे जिसे मणि को बेगुनाह साबित किया जा सके। अगले दिन नीलावती के पिता पुलिस स्टेशन आकर मूसा से मिलते हैं। वो कहते हैं कि केस रीओपन होने की वजह से समाज में उनकी इज्जत नीलाम हो रही है और रोज मीडिया में उनके बारे में कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। उनका बेटा डीएनए सैंपल नहीं देना चाहता था, फिर भी उन्होंने दबाव बनाकर उसे भेजा, लेकिन रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आई। इसीलिए वो मूसा से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि जल्द से इस केस को सॉल्व करें, वरना मीडिया की अफवाहें उनके लिए काफी मुसीबत खड़ी कर रही हैं। उनके जाने के बाद मूसा को थोड़ा अजीब लगता है। नीला गंधन की डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आई, ये बात इस आदमी को कैसे पता चली? ये तो बाहर किसी को पता ही नहीं था। इधर एक आदमी चाय की दुकान पर चाय पीने जाता है। दुकान के सामने एक कुत्ता बैठा था तो वो चाय के साथ एक बिस्किट भी खरीदता है, लेकिन वो बिस्किट कुत्ते को ना देकर सड़क के दूसरी तरफ फेंक देता है, जो एक छोटे से गड्ढे में जाकर गिरता है। कुत्ता बिस्किट के लिए वहां भागता है और वापस लौटते वक्त उसके मुंह में एक कटा हुआ हाथ होता है। उस कटे हुए हाथ के सुराग से लगभग 50 फीट दूर नहर के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है। खबर सबसे पहले कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन से एसआई विवेक के पास पहुंचती है। विवेक को मूसा वाले मणि केस की जानकारी थी, इसीलिए वो रामर को फोन करके मूसा को तिरुनेलवेली जाने को बोलता है कि ये लाश शायद हाईवे वाले केस से जुड़ी हो सकती है। मूसा तुरंत वहां के लिए निकल जाता है, क्योंकि विवेक कोई फालतू ऑफिसर नहीं था। अगर उसने सलाह दी है तो बाद में दम जरूर होगा। मूसा पुलिस स्टेशन जाकर केस की पूरी डिटेल लेता है और मॉर्ग जाकर लाश भी देखता है। लाश कम से कम 2 हफ्ते पुरानी थी और उसका चेहरा किसी भारी पत्थर से कुचल दिया गया था। हालांकि लाश मिलने की जगह पर खून से सना कोई पत्थर नहीं मिला। लोकल ऑफिसर बताता है कि कपड़े अस्त व्यस्त हैं और बाकी जानकारी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर ही मिलेगी। मूसा उस जगह का मुआयना करने जाता है जहां लाश मिली थी। वो कहता है कि लड़की के चेहरे की जो हालत थी उसे देखकर लगता है कि उस पर 20 से 30 किलो का पत्थर मारा गया है। इतना भारी पत्थर कोई दूर से उठाकर नहीं लाएगा, वो यहीं कहीं होगा। फिर से तलाश करने पर झाड़ियों में खून से सना पत्थर मिल जाता है। मूसा नई लाश की खोपड़ी का एक्सरे और नीलावती की खोपड़ी की फोटो लेकर एसपी रतिका के पास जाता है। दोनों के सिर पर एक ही जगह एक जैसा क्रैक था, यानी दोनों को एक ही तरीके से मारा गया। इतना ही नहीं, दोनों का पैटर्न भी सेम था। एक हाथ काट दिया गया था और लाश ठिकाने के लिए नाले या ड्रेनेज में फेंका गया। मूसा गुजारिश करता है कि अगर नए कत्ल वाले पत्थर के डीएनए से उनके पास मौजूद तीसरे डीएनए का मिलान हो जाए तो शायद कोई बड़ा सुराग मिल सकता है। हो सकता है कि दोनों केस का कातिल एक ही इंसान हो। लेकिन राधिका और सुकुमारन कहते हैं कि वो लाश उनके पुलिस स्टेशन के अंडर नहीं आती और अलग अलग केस होने की वजह से कोर्ट भी डीएनए टेस्ट की इजाजत नहीं देगा। फिर भी मूसा के समझाने पर राधिका कोई रास्ता निकालने की बात कहती है। नई लाश किसकी है ये अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन एक अच्छी खबर ये थी कि लाश की हड्डी में एक मेटल प्लेट लगी हुई थी। शायद कभी हड्डी टूटी होगी और ऑपरेशन करते वक्त प्लेट लगाई गई होगी। मूसा उस प्लेट के सीरियल नंबर से हॉस्पिटल की जांच करता है तो पता चलता है वो प्लेट देवकी नाम की एक लड़की की है। वो एक छोटे हॉस्पिटल में नर्स थी और स्कूटी से आया जाया करती थी। देवकी के बारे में गाँव में तरह तरह की बातें भी मशहूर थी कि उसका किसी से चक्कर चल रहा था। उधर सुकुमारन कोर्ट में डीएनए टेस्ट की अर्जी देता है, लेकिन कोर्ट उसे खारिज कर देता है। वो जज से भी मिलता है पर जज नियमों का हवाला देकर मना कर देता है कि इस केस में कोई सस्पेक्ट नहीं है। मूसा बहुत निराश होता है। उन्होंने अब तक मणि के केस में 600 घंटे से ज्यादा की सर्वेलेंस फुटेज देख ली थी और 60 लोगों से पूछताछ की थी, पर कोई सुराग नहीं मिला था। मूसा की लगन देकर सुकुमारन दोबारा कोशिश करता है और आखिरकार कोर्ट से डीएनए टेस्ट की परमिशन ले आता है। जिस दिन इजाजत मिली उस दिन मूसा ने छुट्टी ली थी ताकि अपनी पत्नी के साथ वक्त बिता सके और घर के कामों में मदद कर सके। लेकिन एसपी का फोन आता है कि उसे 10 बजे कोर्ट पहुंचना है, ऑर्डर लेटर लेकर चेन्नई की लैब जाना है और खुद खड़े रहकर रिपोर्ट कलेक्ट करनी है। सुकुमारन ने सिर्फ मूसा के भरोसे पर परमिशन निकाली थी। अगर रिपोर्ट मैच नहीं हुई तो दोनों का करियर दांव पे लग जाएगा। मूसा रामर को लेकर चेन्नई लैब पहुंचता है। फॉरेंसिक डॉक्टर पत्थर के सैंपल का टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि पत्थर से डीएनए मिल गया। अब वो मणि वाले केस के तीसरे इंसान के डीएनए से इसका मैच करेंगे, जिसमें 24 से 36 घंटे लगेंगे। ये 36 घंटे उनके लिए 36 साल के बराबर थे। मूसा और राधिका दोनों भयंकर टेंशन में थे। आखिरकार डॉक्टर बुलाते हैं और खुशखबरी देते हैं कि दोनों डीएनए 100% मैच कर गए हैं। इतना ही नहीं, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सर्वर में जब उस डीएनए को चेक किया गया तो पता चला कि वही डीएनए 4 और मर्डर और 2 लूटपाट के केस से भी मैच हो रहा है, यानी कि ये किसी सीरियल किलर का काम था। मूसा और राधिका सभी विक्टिम्स की फाइलें बनाकर आईजी के पास जाते हैं, लेकिन आईजी उन्हें देखते ही भड़क जाता है। एक तो उन्होंने बंद हो चुके केस को रीओपन करवाया था और अब सीरियल किलर की कहानी गढ़ रहे हैं, लेकिन सबूतों के आगे उनकी एक न चली। आईजी सख्त हिदायत देता है कि ये खबर बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेबल मोहन वायरल होने के चक्कर में एक बेवकूफी कर बैठता है। वो एक वीडियो
बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है कि हाईवे केस के पीछे एक सीरियल किलर का हाथ है। खबर लीक होते ही हड़कंप मच जाता है। ऊपर से अधिकारी भड़क जाते हैं क्योंकि ये बात सिर्फ आईजी तक सीमित थी, डीजीपी या कमिश्नर तक को नहीं पता था। डीजीपी और कमिश्नर के प्रेशर बनाने पर आईजी मूसा और आतिका को तलब करता है। वहाँ कमिश्नर भी मौजूद था। आईजी दोनों को बुरी तरह डांटने लगता है। तभी कमिश्नर मूसा से सीरियल किलर वाला एंगल समझाने को बोलता है। मूसा पूरी क्रोनोलॉजी बताता है कि कैसे पुराना डीएनए नई लाश के पत्थर से और अतीत के 6 दूसरे मामलों से मैच हुआ है। अलग अलग जिलों में कत्ल होने की वजह से आज तक इन्हें आपस में जोड़कर देखा ही नहीं गया था। कमिश्नर मूसा के दिमाग और काम से इतना इंप्रेस होता है कि सजा देने के बजाय इस बड़े केस की जांच के लिए स्पेशल टीम, अलग ऑफिस, सारे डेटा का एक्सेस और भारी फंड मंजूर कर देता है। पूरी टीम बनते ही जांच तेजी से शुरू होती है। सभी पीड़ितों के परिवार को बुलाकर जानकारी जुटाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज और डाटा खंगाला जाता है, लेकिन कातिल का कोई अता पता नहीं मिलता। जिन पुराने केसों में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था वो भी इस सीरियल किलिंग में शामिल नहीं थे। आमतौर पर सीरियल किलर्स का एक फिक्स्ड पैटर्न होता है, लेकिन ये सीरियल किलर बेहद अजीब और अलग तरीके से काम कर रहा था, जिससे उसे ट्रैक करना नामुमकिन जैसा हो रहा था। इसी बीच अखबार का मालिक सेतु, जो काफी दिनों से शांत बैठा था, मोहन का वीडियो वायरल होते ही जलन के मारे फिर से चाल चलने की फिराक में लग जाता है। एक बिना सब्सक्राइबर वाले यूट्यूब चैनल का वीडियो वायरल हो गया और हर तरफ उसी की चर्चा होने लगी। ये बात न्यूज़पेपर के मालिक सेतु रहमान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने जिंदगी भर अखबारों में कंट्रोवर्सी फैलाकर ही सुर्खियां बटोरी थी, इसलिए इस बार भी उसने एक उल्टी खबर ही छाप दी। अपनी खबर में उसने सीरियल किलर को हीरो और पुलिस को विलन बना दिया, यानी पुलिस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पा रही है। ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। अगले दिन अखबार में हेडलाइन छपी, क्या पुलिस किसी भूत को ढूंढ रही है या किसी भूल को। उधर पुलिस डीएनए प्रोफाइल के आधार पर सस्पेक्ट का एक डिजिटल चेहरा तैयार करती है। मूसा इस चेहरे और डीएनए सैंपल को सभी पुलिस स्टेशन में भेजने का आदेश देता है ताकि किसी से मेल खाने पर पूछताछ की जा सके। तभी एक स्टाफ सदस्य आकर मूसा से कहता है कि उसे लगता है ये खून किसी भूत प्रेत का काम है। वो मूसा को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। पीड़ितों में एक टीचर भी थी जिसकी लाश नोचियम नदी के किनारे मिली थी। स्टाफ ने नदी के पुल पर लगे 2 सीसीटीवी कैमरास की 3 दिन की फुटेज चेक की थी। एक कैमरा में टीचर जाती हुई दिखती है, लेकिन अगले कैमरे में वो गायब हो जाती है। फुटेज को स्लो मोशन में करने पर उसके पीछे एक काली छाया भागती हुई दिखती है। स्टाफ कहता है कि ये भूत का ही काम है। मूसा भड़क जाता है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे स्टाफ ने कहा था कि उसका जान पहचान वाला एक ज्योतिषी चुटकी में कातिल को ढूंढ लेगा। मूसा समझ जाता है कि ये सब अखबार की हेडलाइन का असर है, इसलिए वो सबको ऐसी फालतू बातें सोचने से मना कर देता है। इसी बीच मूसा को एक खुशखबरी मिलती है। मणि को आखिरकार बेल मिल गई है। ड्यूटी खत्म करके घर लौटने पर मूसा को व्हाट्सएप पर खबर मिलती है कि ट्रिची की एक ईंट भट्टी में एक लाश मिली है जिसका डीएनए उनके सस्पेक्ट से मैच हो रहा है। मूसा अगले दिन ही ट्रिची जाकर लोकल इंस्पेक्टर से मिलता है। इंस्पेक्टर बताता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। जिस ईंट भट्टी में लाश मिली वो एमएलए कलापति राजा की है। लाश को ईंट भट्टी के ईंधन में फेंक दिया गया था। कई घंटे जलने के बाद जब बचा कुचा मिला तो डीएनए टेस्ट में वो सीरियल किलर के डीएनए से मैच कर गए। ये सुनकर मूसा चौंक जाता है। क्या केस आखिरकार सॉल्व होने वाला है? लेकिन कहानी में फिर नया मोड़ आता है। इंस्पेक्टर जली हुई लाश दिखाते हुए कहता है कि सीरियल किलर के डीएनए के हिसाब से लाश किसी पुरुष ही होनी चाहिए थी, लेकिन जिस इंसान की ये लाश है वो एक औरत है। मूसा का दिमाग घूम जाता है। मूसा सीधे फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाता है। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से ऐसा होना नामुमकिन है। तभी एसपी रतिका का फोन आता है। वो बताती है कि आईजी और कमिश्नर ने उसे बुलाकर पूछा था कि क्या ट्रांसजेंडर होने पर डीएनए बदल सकता है। डॉक्टर साफ करते हैं कि कोई पुरुष या महिला अगर ट्रांसजेंडर बन भी जाए तब भी जन्म के समय का असली जेंडर ही डीएनए में दिखेगा। रतिका पूछती है कि अगर किसी ने जेंडर चेंज सर्जरी करवाई हो तो डॉक्टर बताता है कि उस सिचुएशन में उसके पास ओवरीज नहीं होंगे, जबकि इस जली हुई लाश की रिपोर्ट में ओवरीज मौजूद हैं। फिर भी सही नतीजा निकालने के लिए डॉक्टर खुद मूसा के साथ लाश देखने जाता है। बुरी तरह जलने के बावजूद शुरुआती जांच में डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि ये एक औरत की ही लाश है। वो लैब में गहराई से जांच करने के लिए कुछ सैंपल ले लेते हैं। लैब में टेस्ट करने के बाद भी जब रिपोर्ट मैच हो जाती है तो डॉक्टर अपनी हार मान लेता है और कहता है कि उसके मेडिकल नॉलेज में इसका कोई जवाब ही नहीं है। मूसा कहता है, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? मेरी जगह आप होते तो मैं 1000 रास्ते आजमाता। ये आपकी फील्ड है, आपको ही राज खोलना होगा। डॉक्टर चिढ़कर कहते हैं कि वो भी एक इंसान है, भगवान नहीं, और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। मूसा हार नहीं मानता। वो ठंडे पानी से मुंह धोने वॉशरूम जाता है और पूरी घटना को याद करने लगता है। तभी उसे डॉक्टर की एक बात याद आती है, हो सकता है कि ये कोई ह्यूमन एरर हो। इसी बात से मूसा के मन में एक नई उम्मीद जागती है। वो फॉरेंसिक टीम को लेकर फरमानो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहुंचता है, जहां डीएनए सैंपल कलेक्ट करने वाली किट बनाई जाती है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि एक नया कर्मचारी बिना ग्लव्स पहने नंगे हाथों से सैंपल किट्स पैक कर रहा था। जब उस कर्मचारी का डीएनए टेस्ट किया गया तो उसका डीएनए ही कातिल के डीएनए से मैच कर गया। यानी असली मांजरा ये था कि उस कर्मचारी के नंगे हाथों से छूने की वजह से उसका डीएनए पहले से ही उन किट्स पर लग जाता था। इसे
इसलिए उन किट से जब भी किसी सैंपल का टेस्ट होता तो रिपोर्ट में उस कर्मचारी का ही डीएनए शो करता। इसका मतलब अब तक सीरियल किलर मानकर जितनी भी जांच की गई थी सब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। इतनी बड़ी गड़बड़ी को संभालना बहुत मुश्किल था। मूसा जब एसपी रतिका को ये बताता है तो वो भी हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता था। रतिका आईजी और कमिश्नर को पूरी बात बताती है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हालांकि कमिश्नर काफी समझदार इंसान था, उसने माना कि पुलिस से गलती जरूर हुई, लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन एरर को खुद ढूंढ निकालना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाते जाते आईजी रतिका को चेतावनी देता है कि इस गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रतिका मूसा से कहती है तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं देख लूंगी, लेकिन जिस लॉजिक से मणि को बेगुनाह मानकर जमानत दी गई वो लॉजिक तो खत्म हो गया। तो क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मणि बेगुनाह है? मूसा के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था। शाम को मूसा मणि से मिलने जाता है और बताता है कि केस में अब कोई सीरियल किलर का एंगल नहीं है, इसलिए उस पर फिर से शक की सुई घूम गई है। तभी मूसा देखता है कि प्रभा वहां आ रहा है और वो मणि के साथ बहुत दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। मूसा को तुरंत शक हो जाता है क्योंकि प्रभा ने पहले कहा था कि गर्लफ्रेंड वाले झगड़े के बाद से उसकी मणि से बातचीत बंद थी। जेल के विजिटर रजिस्टर्ड को चेक करने पर पता चलता है कि प्रभा जेल में भी मणि से मिलने आया था। शाम को मूसा और रामर प्रभा के घर पहुंचकर कड़ाई से पूछताछ करते हैं। प्रभा डरकर बताता है कि उसने झगड़ा सुलझा लिया है और उसने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि उसे लगता है कि मणि और सुंदर हसन पुलिस से कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन पुलिस सुंदर हसन और मणि दोनों को उठाकर ले आती है। पुलिस सुंदर हसन को उल्टा लटकाकर पीटना शुरू कर देती है। मणि फिर भी चुप था। मूसा मणि से कहता है जब तुम्हें सजा सुनाई जा रही थी तब तुम चुप रहे, जेल में पूछा तब भी मुंह नहीं खोला, और कल जब मैंने कहा कि तुम दोबारा जेल जा सकते हो तब भी तुम चुपचाप जेल जाने को तैयार हो गए। आखिर किस राज को छुपाने के लिए तुम इतने महान बन रहे हो? मणि के मुंह से फिर भी कुछ नहीं निकला, लेकिन 3rd डिग्री टॉर्चर के डर से सुंदर हसन सब कुछ कबूल करने के लिए चिल्लाने लगता है। मणि उसे रोकने की कोशिश करता है पर पुलिस मणि को पकड़ लेती है और सुंदर हसन को बोलने का मौका देती है। सुंदर हसन रोते हुए सब सच बताना शुरू करता है। वो मणि की बहन वेनबा को पसंद करता था और हमेशा उसके पीछे पीछे घूमता रहता था। वेनबा हमेशा अपनी सहेली पूर्णी के साथ ही रहती थी। सुंदर हसन जब भी साइकिल की घंटी बजाता वेनबा डर कर खिड़की बंद कर लेती थी, लेकिन एक दिन जब उसने देखा कि खिड़की खुली है तो वो पास गया। खिड़की के अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर पूर्णी और वेनबा दोनों इंटीमेट हो रहे थे। अब ये देखकर सुंदर हसन घृणा और गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन उन दोनों को उसके होने का पता चल गया था। वेनबा बहुत डर जाती है कि अगर सुंदर हसन ने मणि को सब बता दिया तो मणि उसे मार ही डालेगा, लेकिन पूर्णी उसे दिलासा देती है कि वो वेनबा का कुछ नुकसान नहीं होने देगी। रात में दोनों प्लान बनाती हैं कि बात फैलने से पहले ही वो कल भाग जाएंगी। अब जबकि यह समाज होमोसेक्सुअलिटी को अपराध मानता है, इसलिए उनके इस रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा। वेनबा भागने के लिए बैग वगैरह सब तैयार कर लेती है, लेकिन मुसीबत तब खड़ी होती है जब उसी रात मणि नीलावती को भगाकर घर ले आता है। इससे वेनबा का भागना मुश्किल हो जाता है। फिर भी अगले दिन सुबह वो बैग लेकर धीरे से घर से निकल रही होती है। जैसे ही वो चौखट पर कदम रखती है, घर पर नीलावती के पिता और भाई लोगों को लेकर आ धमकते हैं। इस वजह से वेनबा के भागने का मौका हाथ से निकल जाता है। वो अपने आंसू पोंछकर किसी तरह खुद को संभालती है। उसकी मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब मणि नीलावती के पिता से समझौता कर लेता है और कहता है कि वो 2 दिन बाद नीलावती को घर भेज देगा और साथ में अपनी बहन वेनबा को भी भेजेगा। फिर भी दोपहर में मौका मिलते ही वेनबा तय की गई जगह पर पहुंचती है, लेकिन वहां पूर्णी नहीं थी। वो निराश होकर घर लौट आती है और उदास होकर खुद को खत्म करने की कोशिश करती है। तभी उसके पास नीलावती आती है। पूर्णी नीलावती से दूरी बना रही थी, इसलिए नीलावती को लग रहा था कि शायद घर में उसे कोई पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन जाने से पहले उसकी नजर वेनबा के हाथ से निकलते खून पर पड़ती है। नीलावती जब मणि को बुलाने लगती है तो वेनबा उसे रोक देती है। नीलावती समझ जाती है कि वेनबा किसी प्यार के चक्कर में फंसी है, शायद किसी के साथ भागने का प्लान था और प्रेमी ने धोखा दे दिया। वो वेनबा को अपना दुख बांटने के लिए मनाती है। आखिरकार वेनबा को अपना दर्द बयां करने का मौका मिलता है और वो नीलावती को सब सच बता देती है। वेनबा का किसी लड़की के साथ चक्कर है। ये सुनकर नीलावती हैरान रह जाती है, लेकिन हालात को देखते हुए वो बात को पचा लेती है। वेनबा को चिंता थी कि वो सही समय पर नहीं पहुंच पाई तो कहीं पूर्णी ये न समझ बैठे कि उसने धोखा दिया है। 2 दिन से पूर्णी की कोई खबर ही नहीं थी, इसीलिए वेनबा को डर था कि उसने कुछ उल्टा सीधा ना कर लिया हो। नीलावती उसे शांत करती है और संभालने का भरोसा देती है, पर वेनबा शांत नहीं होती क्योंकि उसने जो कांड किया था उसे संभालना तो दूर, उसका खुद का भाई भी कभी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। नीलावती समझाती है कि पहले वो पूर्णी का पता लगाएंगी। अगर पूर्णी जिंदा हुई और वेनबा मर गई तो बात और बिगड़ जाएगी। ये कहकर वो वेनबा को फिलहाल हॉस्पिटल ले जाती है। उधर मणि को नीलावती के भाई से वेनबा की सच्चाई का पता चलता है। ये सुनते ही वो गुस्से में आग बबूला होकर घर लौटता है। वो वेनबा से कुछ न कहकर सीधे आंगन में नीलावती के पास जाता है और उसे पूछताछ करता है। नीलावती के भाई ने कहा था कि उसने ये बात नीलावती से सुनी है। मणि को लगता है कि ये भाई बहन उसकी बहन को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए वो नीलावती पर हमलावर हो जाता है। तभी वेनबा सामने आकर कबूल कर लेती है कि मणि ने जो सुना है सब सच है। अगर इस जुर्म के लिए उसका भाई उसे मारना चाहता है तो मार डाले। बहन की बात सुनकर मणि हक्का बक्का रह
रह जाता है, लेकिन अपनी बहन के आंसू देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वो वेनबा को कुछ नहीं कहता। मणि उदास होकर बाहर बैठा था, तभी नीलावती उसके पास आती है। वो बताती है कि वेनबा हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती थी और न ही मणि से कुछ कहना चाहती थी, इसलिए नीलावती धर्म संकट में पड़ गई थी। उसने प्रभा से मदद लेने का सोचा था, पर मणि और प्रभा का झगड़ा चल रहा था। सुंदर हसन के पास जाने से वेनबा ने मना कर दिया, क्योंकि वो उसके पीछे घूमता रहता था। आखिरकार मजबूर होकर नीलावती ने अपने भाई से ये बात शेयर की, पर उसका भाई सीधे मणि के पास आकर तमाशा खड़ा कर देगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। नीलावती मणि को समझा बुझाकर शांत करती है। इसके बाद मणि अपनी बहन के पास जाता है और सांडो की लड़ाई में जीता हुआ अपना ब्रेसलेट वेनबा को पहना देता है और कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। वेनबा की बात मानकर मणि पूर्णी को ढूंढने निकलने वाला होता है। दूसरी तरफ आज नीलावती को भी अपने मायके जाना था। मणि कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आए वो दोनों घर से ना निकले। नीलावती कहती है कि अगर वो घर नहीं गई तो उसका भाई गुस्से में आकर वेनबा की बात पूरे गाँव में फैला देगा। मणि कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे जान से मार देगा और ये कहकर निकल जाता है। घर से निकलकर मणि सीधे सुंदर हसन के पास जाता है। सुंदर हसन उसे देखते ही भागने लगता है, पर मणि पीछा करके उसे दबोच लेता है। सुंदर हसन के जरिए वो पूर्णी तक पहुंच जाता है। सुंदर हसन ने पूर्णी को एक कमरे में बंद कर रखा था और वो मणि के सामने ही पूर्णी को मारने की कोशिश करता है। मणि उसे थप्पड़ जड़कर शांत कराता है और पूर्णी को बचाकर उसके घर पहुंचा देता है। इसके बाद खुशखबरी देने मणि घर लौटता है, पर घर पर ना तो वेनबा थी और ना ही नीलावती। माँ से पता चलता है कि वो खुद ही निकल गई। मणि को लगता है कि वो शायद नीलावती के घर गई होंगी, लेकिन जब नीलावती का भाई और पिता घर आते हैं तो पता चलता है कि वो वहां पहुंची ही नहीं। मणि खुद उन्हें ढूंढने निकलता है, पर वो कहीं नहीं मिलती। मणि नहीं चाहता था कि उसकी बहन की बात बाहर फैले, इसलिए वो चुपचाप सारा इल्जाम अपने सिर लेकर जेल चला जाता है। सुंदर हसन और मणि का बयान सुनने के बाद मूसा का शक नीलावती के भाई नीला गंधन पर जाता है, क्योंकि इनके अलावा अकेला वही इंसान था जिसे वेनबा का राज पता था और उसके पास कत्ल का मोटिव भी था। मूसा रामर और मोहन को लेकर नीला गंधन को उठा लाता है। नीला गंधन कबूल करता है कि वेनबा की बात सुनकर वो मणि को नीचा दिखाने गया था, ताकि मणि और नीलावती का रिश्ता टूट जाए। उस दिन मणि और उसके बीच हाथापाई भी हुई थी, लेकिन उसने किसी का कत्ल ही नहीं किया। वो बेगुनाही की कसमें खाता है। पूछताछ के दौरान ही मूसा को खबर मिलती है कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती है। मूसा तुरंत हॉस्पिटल भागता है, जहाँ उसकी पत्नी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन मूसा खुश नहीं हो पाता, क्योंकि ये केस कांटे की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। जब तक केस सुलझ नहीं जाता उसे चैन नहीं मिलने वाला था। अगले कुछ दिन मूसा के भारी तनाव में बीतते हैं। एक दिन एसपी रतिका उसे फोन करके बताती है कि उसका ट्रांसफर वेलोर कर दिया गया है। सजा के तौर पर उसे फील्ड से हटाकर पुलिस एकेडमी में पोस्टिंग दी गई है। मूसा उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसी पर भरोसा करके राधिका ने अपने करियर का रिस्क लिया था। राधिका कहती है कि इन सब बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पास अभी भी एक हफ्ते का समय है, इसलिए इस एक हफ्ते में जितना हो सके वो इस केस में मदद करना चाहती है। राधिका बताती है कि उसने कल एक फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात की है। उसने कंकाल का एनालिसिस करके बताया कि मर्डर किसी दरांती से किया गया है। अगर मर्डर वेपन उसके पास ले जाएं तो वो केस का रुख मोड़ सकता है। अब मूसा सभी सस्पेक्ट के घर में मर्डर वेपन ढूंढने का फैसला करता है। हालांकि कातिल इतना बड़ी बेवकूफी तो नहीं करेगा, फिर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि कोशिश की जाए। वो सबसे पहले सुंदर हसन के घर में दाखिल होते हैं। पूरा घर छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, लेकिन दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखकर मूसा की उत्सुकता बढ़ जाती है। उन्होंने सस्पेक्ट में डीएनए प्रोफाइल से जो डिजिटल चेहरा बनाया था, उस चेहरे से तस्वीर वाले एक आदमी का चेहरा बिल्कुल मेल खा रहा था। मूसा सुंदर हसन को बुलाकर पूछता है ये कौन है। सुंदर हसन बताता है कि ये उसके मामा कनप्पा हैं। अब कनप्पा को बुलावा भेजा जाता है, हालांकि उसे वजह नहीं बताई गई थी। जैसे ही कनप्पा घर में कदम रखता है, मूसा उसे हालचाल पूछता है। मूसा को देखते ही कनप्पा मांजरा समझ जाता है और लुंगी उठाकर भागने लगता है, लेकिन पुलिस ने पहले ही घेराबंदी कर रखी थी, इसीलिए कनप्पा पकड़ा जाता है। मूसा जानता था कि कनप्पा से कड़ाई किए बिना सच निकलवाना आसान नहीं है, इसलिए वो सुंदर हसन को टॉर्चर करने का नाटक करता है। सुंदर हसन की माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए बेटे को दर्द में देखकर वो सह नहीं पाती और सब कुछ कबूल करने को तैयार हो जाती है। सुंदर हसन की माँ रोते हुए बताती है कि सुंदर की पूरी दुनिया उसकी माँ ही थी। वो किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन अपनी माँ से हर बात शेयर करता था। फिर उसकी जिंदगी में वेनबा की एंट्री हुई। सुंदर हसन वेनबा से प्यार करता था, लेकिन वेनबा और पूर्णी का वो नजारा देखने के बाद उसकी दुनिया उजड़ गई। वो जीते जी लाश बन गया। माँ चाहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो उसे संभाल कर रखे, पर वेनबा वैसी लड़की नहीं थी। इसलिए माँ ने वेनबा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, ताकि वो अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़के से करवा सके। इस काम के लिए उसने अपने भाई कनप्पा को बुलाया और वेनबा से मिलने गई। उसने वेनबा के सामने रोने धोने और पैर पकड़ने का नाटक किया, ताकि वेनबा एक बार सुंदर हसन से मिलकर उसे समझा दे। वेनबा को लगा कि माँ की उम्र की औरत उसके पैरों में पड़ रही है तो उसकी बात माननी चाहिए। उसने अंदर जाकर ये बात नीलावती को बताई। नीलावती ने मणि के आने तक रुकने को कहा, पर सुंदर हसन की माँ अड़ गई कि वेनबा को साथ लेकर ही जाएगी। इसलिए नीलावती भी वेनबा को अकेला न छोड़कर उसके साथ निकल पड़ी। सुंदर हसन की माँ पूर्णी को शक्ल से नहीं पहचानती थी, इसलिए वेनबा और नीलावती को एक साथ देखकर उसने सोच लिया कि यही दोनों कपल हैं और इन्हीं की
वजह से उसके बेटे की यह हालत हुई है। उन दोनों से बदला लेने पर वो उतारू हो गई। वो उन्हें बहला फुसला कर एक गुप्त जगह ले गई और उन्हें बांध दिया। इसके बाद वो दोनों को कनप्पा की रखवाली में छोड़कर घर आ गई और जहरीले मशरूम पकाकर ले गई ताकि उन्हें खिलाकर मार सके। सुंदर हसन की माँ रोते रोते कहती है कि उसकी गलती की वजह से नीलावती मारी गई, जिसका उसे बहुत पछतावा है, लेकिन इस सब में सुंदर का कोई हाथ नहीं। यहाँ तक कि उसे इस बात की खबर भी नहीं थी। माँ के इस बयान के बाद रामर और बाकी पुलिस वाले मान लेते हैं कि सुंदर हसन की माँ ही असली कातिल है, क्योंकि वही उन्हें घर से ले गई थी और जहरीले मशरूम खिलाए थे। लेकिन सब लोग एक बहुत जरूरी पॉइंट भूल रहे थे, जिसे मूसा ने पकड़ लिया। मूसा सोचता है कि अगर उनकी मौत जहरीले मशरूम खाने से हुई तो उनके हाथ क्यों काटे गए। जहर से मारने पर हाथ काटने की तो कोई जरूरत नहीं थी, यानी यहाँ अभी भी कोई राज छुपा हुआ था। मूसा अंदर जाकर कनप्पा की बेदर्दी से पिटाई करता है। तब कनप्पा टूट जाता है और सारा सच उगल देता है। सुंदर हसन की माँ जब दोनों लड़कियों को कनप्पा के भरोसे छोड़कर गई थी तो उन्हें अकेला देकर कनप्पा की नीयत खराब हो गई। हालांकि तब उसने सिर्फ उन्हें डराया धमकाया। बाद में सुंदर की माँ जहरीले मशरूम बनाकर ले आई और उन्हें कैसे खिलाना है ये समझाकर चली गई। लेकिन बाद में सुंदर की माँ को पता चला कि नीलावती का कोई कसूर नहीं है, इसलिए उसने कनप्पा को फोन करके कहा कि दोनों में से एक लड़की बेकसूर है, इसलिए वो उन्हें जहर ना दे। लेकिन कनप्पा की नीयत खराब हो चुकी थी। उसने अपनी बहन से झूठ बोल दिया कि उसने पहले ही उन्हें जहर दे दिया है और वो मर चुकी हैं और वो लाशें ठिकाने लगा देगा। इसके बाद उसने अपनी गंदी हवस पूरी की और फिर दोनों को बेरहमी से मार डाला। कत्ल की बात याद करने के बाद भी कनप्पा के मन में जरा सा भी पछतावा नहीं था। वो बेशर्मों की तरह हंस रहा था। अपने प्यार के साथ हुई इस हैवानियत को सुनकर सुंदर का खून खौल उठता है। उसने एक नुकीली पिन उठाई और अपने मामा कनप्पा पर दनादन वार करके उसे मार डाला। इसी खौफनाक सीन के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। मूसा घर लौटकर आखिरकार बेफिक्र होकर अपनी बेटी को गोद में ले लेता है, लेकिन इस भयानक केस का ट्रॉमा उसके दिमाग से नहीं निकलता और वो अपनी बेटी को गोद में लिए फूट फूट कर रो पड़ता है। इस सीरीज में भी यही बात दिखाई गई है। एक इंसान को अच्छा इंसान बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन मन का जानवर कभी कभी एक पल में जाग उठता है। हर इंसान के अंदर एक खूंखार जानवर छुपा होता है, फर्क सिर्फ समय का है। इसलिए अपने अंदर के जानवर को कभी जागने ना दें, वरना उसके साथ आपका विनाश होना तय है। खैर, वीडियो को यहीं पर